सभी को मेरा नमस्कार। और आज की क्लास में हम वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण को समझेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने स्वर वर्ण को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्ण विचार, हेडिंग डाल दीजिए वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। हम सभी को पता है कि संस्कृत में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। अब ये जो 33 वर्ण है वो कैसे हैं? जो 5 वर्गों में विभक्त हैं। और इसको अगर अपन संस्कृत में बोले तो त्रयम त्रिंशत्, संस्कृत में बोलेंगे तो इसको तयम त्रिंशत् वर्ण बोलते हैं, जो 5 वर्गों में विभक्त हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको हम कु, चू, टू, तू और पू ये भी बोलते हैं। हमने जो उच्चारण स्थान पढ़े थे उसमें हमने इसको समझा था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठाहा। तो जहां पे कु आया था तो उससे हम अपने आप समझ चुके थे वहां पे कि क वर्ग में 5 वर्ण जो आते हैं कु से हम उसी को समझेंगे। इसी प्रकार चू, टू, तू और पू को भी समझेंगे। अब जैसे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, घ, घ, अंग, इन सबके हलंत लगेगा। च वर्ग के अंतर्गत आएंगे च, छ, झ, झ, इय, सभी हलंत युक्त वर्ण। ट के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5 वर्ण मिला के कितने हो गए? 25 वर्ण। तो ये 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये वर्गों में विभक्त हैं। अब ये अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनके हलंत क्यों लगा है। तो हलंत इसलिए लगा है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे परतंत्र होते हैं, यानी स्वरों की सहायता के बिना वह नहीं चल सकते हैं। तो जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं वह परतंत्र वर्ण होते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः। परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः अर्थात जो परतंत्र वर्ण होते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। लिख दीजिए इसकी हिंदी, जो परतंत्र
वर्ण होते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता के बिना वे नहीं बोले जा सकते हैं। अब क है तो इसमें अगर इसको अपन अकेला बोलेंगे तो ये नहीं बोला जाएगा, इसके अंदर अ मिलाने पर ये पूरा क बनता है। तो जो परतंत्र वर्ण होते हैं वे व्यंजन वर्ण होते हैं, उसके लिए सूत्र हैं। अब आपके एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि परतंत्र वर्णाहा का, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में दे सकते हैं स्वराहा व्यंजनाहा, तो हमें व्यंजनाहा को राइट करना है। या इसको अपन एक और परिभाषा समझ सकते हैं, स्वरों पर आश्रित वर्ण, स्वरों पर आश्रित वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो स्वरों पर आश्रित हैं वे सारे के सारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो 5 वर्गीय व्यंजन हैं क से लेकर म तक, और ये सारे के सारे 25 हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये सारे परतंत्र होते हैं, और जो परतंत्र वर्ण होते हैं वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और या फिर स्वरों पर आश्रित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक सूत्र भी है, उसको भी अपन आगे समझेंगे कि क से लगाकर म तक के सारे व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके लिए सूत्र है कादयो मावसानाहा स्पर्शाः। तो ये वर्गीय व्यंजन है और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब अगले व्यंजन वर्ण आते हैं अंतस्थ। एग्जाम में अगर पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। य, व, र, ल। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। इसी प्रकार ऊष्म वर्ण पूछा जाए तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? बराबर 4। 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण होते हैं श, श, स, ह। 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। अब हमें देखिए ये हो गए 8, कितने हो जाएंगे? 8। अब जो क से लगाकर म तक 25 होते हैं, क से म तक, क से लगाकर म तक वर्ण 25 होते हैं, और इन्हें स्पर्श कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। जो 25 वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनको अपन वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन बराबर 25, स्पर्श व्यंजन बराबर 25,
इसके अलावा इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। बराबर 25। अब देखिए हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण को समझा। अब जो व्यंजन वर्ण हैं, 5 वर्गीय व्यंजन जो क से म तक हैं, टोटल कितने हैं 25, और 4 ऊष्म 4 अंतस्थ। अब 25 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 33। तो ये 33 हो गए। इनको कैसे वर्गीकरण किया गया इसको अपन समझेंगे। तो 4 और 4 8 और 25 बराबर 33। अब देखिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा 25। उदित वर्ण कितने होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 25। क्यों उदित, क्यों उदित वर्ण इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो उच्चारण स्थान है उसमें अकु विसर्जनीय नाम कंठा ऋतु रसाणाम मूर्धा आदि हम जो समझते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें सब में क के इसकी मात्रा ऊ की लगती है। कुचु टुतु पु ऐसे, तो च के भी ऊ की, इसी प्रकार ट त और प, पांचों के ऊ की मात्रा लगती है। और ऊ की मात्रा का मतलब होता है इसमें 5 वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। तो ये उदित वर्ण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ की मात्रा लग रही है। तो हमें अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है उदित वर्ण कितने हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उदित वर्ण भी 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन भी 25 होते हैं, वर्गीय व्यंजन भी 25 होते हैं। अर्थात इन सब का अर्थ एक ही होता है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित वर्ण, सारे के सारे अगर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है तो सभी का आंसर हो जाएगा 25 वर्ण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, अब हम अभी जस्ट समझे कि वर्गीय व्यंजन होते हैं क से लेकर के म तक, कादयो मापसाना। और अगर अवर्गीय व्यंजन पूछा जाता है तो ये दोनों अंतस्थ और ऊष्म को अवर्गीय व्यंजन कहेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा अवर्गीय व्यंजन बराबर 8। अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इन 8 में अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4, ये 4 मिलाकर के 8 हो गए। तो अवर्गीय व्यंजन पूछा जाए तो 8, वर्गीय व्यंजन पूछा जाए तो 25। हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपन पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब मैं इसको रफ करूंगी, इससे आगे हम ये जितने भी वर्ण हैं, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, इन सब के लिए एक एक सूत्र लगते हैं उनको याद करने के लिए। तो हम उन सूत्रों को इससे आगे अभी पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने अभी व्यंजन वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ा। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, टोटल 33 होते हैं, और 33 का वर्गीकरण कैसे हुआ है ये हमने अभी समझा, जिसमें 25 तो वर्गीय व्यंजन है जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके अलावा उदित वर्ण भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो 25 आंसर हो जाएगा अपना। उसके अलावा 25 के अलावा 4 अपने अंतस्थ वर्ण होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, और 25 तो सारे मिलाकर के अपने 33 व्यंजन होते हैं।
इसको अपने अच्छे से विभाजन किया। अब ये जो अंतस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है, इनके लिए एक एक सूत्र भी होता है। कई बार एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाता है कि इस सूत्र के अनुसार कौन कौन से वर्ण होंगे। तो हमें अगर वो सूत्र अच्छे से याद हैं तो वो वर्ण अपन अच्छे से छाट पाएंगे। तो हम उन सूत्रों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यणो, अंतस्थ। अब यणों में क्या छिपा हुआ है? यण, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। देखो सूत्र में दिखा रहा है यणो अंतस्थ, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, व, र, ल। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यणो अंतस्थ अर्थात यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब ये प्रत्याहार क्या है? हमने इसके बहुत अच्छे से क्लास लगाई है, माहेश्वर सूत्र, जहां से हम प्रत्याहार को समझे। और अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो सारे के सारे अंतस्थ वर्ण हैं। और वो कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट है अपना शल प्रत्याहार। अब शल प्रत्याहार, तो इसके लिए सूत्र है शल उष्माणः। शलः उष्माणः। अब ये भी कितने होंगे? 4 होंगे। श, श, स, स और ह। शल प्रत्याहार में आने वाले, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। जो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? ऊष्म कहलाएंगे। और वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स, ह। तो इसके लिए इसमें देखिए शलः उष्माणः, सूत्र में ही अपने वर्ण छिपे हुए हैं। हमें अच्छे से माहेश्वर सूत्र अगर पढ़े हैं और याद हैं तो ये इनसे अपन प्रत्याहार में अपन इन वर्णों को छाट सकेंगे। तो एग्जाम में अगर शलः उष्माणः में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये पूछा जाता है तो हम 1 मिनट में आंसर बता सकते हैं। श, श, स, ह। यणो अंतस्थ में कौन से वर्ण आते हैं? तो य, व, र और ल। अब नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण। तो इसके लिए सूत्र हैं कादयो मावसानानाम स्पर्शाः। कादयो मावसानानाम स्पर्शाः अर्थात क से लेकर के क जिसके आदि में है, क आदि तथा म अवसान अर्थात अंत में, क आदि तथा म अवसान में हो वे स्पर्श वर्ण
कहलाते हैं। कादयो मावसानानाम स्पर्शाः, अर्थात क आदि में और म अवसान अर्थात अंत में हो वे सारे के सारे वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और वो स्पर्श वर्ण कौन से हैं? पांचों वर्गों को भी हमने अच्छे से समझा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और स्पर्श कितने हैं? वे टोटल 25 वर्ण हैं। कादयो मावसानानाम, फिर डैश 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 आ जाएगा स्पर्शाः, या फिर कादयो मावसानानाम स्पर्शाः। तो इसमें कितने वर्ण है पूछा जाए तो 25 वर्ण है। तो हमें ये सूत्र याद रखने हैं। इन सूत्रों से हमारे आंसर राइट होते जाएंगे। और माहेश्वर सूत्र अगर अच्छे से पढ़े हैं हमने तो उनमें ये सारे के सारे प्रत्याहार समझ में आ जाते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5। संयुक्त वर्ण 5 होते हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं हम समझेंगे। एक तो क्ष, त्र, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और द्य, ये 5 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब ये पांचों किस किस से मिलके बने हैं? तो पांचों किस किस से मिलके बने हैं? तो क और श मिलके तो बना है क्ष, त और र मिलके बना है त्र, झ और य मिलके बना है ज्ञ, और इसी प्रकार श, श और र मिलके बना है श्र, और द और य मिलके बना है द्य। तो ये जो पांचों संयुक्त वर्ण होते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है संयुक्त वर्ण कितने होते हैं तो पता ही नहीं होता है। तो हमें ये 5 क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और द्य ये किससे मिलके बने हैं ये भी पूछ सकते हैं अलग से, और कितने होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोग व व्यंजन वर्ण, अयोग वाह व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो 2 होते हैं। 2 होते हैं। पहला है उपदमान्य, और दूसरा होता है जीवामूल्य। उपदमान्य और जीवामूल्य। अब ये उपदमान्य और जीवामूल्य क्या है? तो एक ये जो निशान होता है इसको बोलते हैं आधा विसर्ग। निशान को क्या बोलते हैं? आधा विसर्ग। अगर ये आधा विसर्ग प और फ से पहले लगता है तो उपद मान्य कहलाता है। वह वर्ण क्या कहलाएगा? उपद मान्य। और अगर ये आधा विसर्ग
क और ख से पहले लगता है तो जीवामूल्य कहलाएंगे। वे वर्ण क्या कहलाएंगे? जीवामूल्य। आधा विसर्ग अगर प और फ से पहले लगता है तो उपदमान्य, और आधा विसर्ग क और ख से पहले लगता है तो वे वर्ण जीवामूल्य कहलाएंगे। इन्हीं को अयोग व व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 होते हैं। कैसे होते हैं? क्यों? क्योंकि अयोग व व्यंजन वर्ण 2 होते हैं और अयोग व स्वर वर्ण 2 होते हैं। तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं। तो सिर्फ अयोग व वर्ण पूछे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, जिसमें 2 स्वर अयोग वाह बराबर नंबर 1 है अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग। दूसरा है विसर्ग। इसी प्रकार 2 व्यंजन अयोग वाह, जिसमें पहला है उपदमानीय, अर्थात आधा विसर्ग प आधा विसर्ग फ, और दूसरा हो जाएगा जिह्वा मूल्य, अर्थात आधा विसर्ग क आधा विसर्ग ख। तो ये सारे मिलाकर क्या हो गए? 2 और 2 मिलाकर के 4। तो सिर्फ अयोगवा वर्ण पूछे तो 4 आंसर हो जाएगा। और अगर अपने एग्जाम में यूं पूछा जाता है कि अयोग व व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, उपदमान्य और जीवामूल्य। और अगर पूछा जाता है कि अयोग व स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो भी 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अगर पूछा जाता है कि सिर्फ व्यंजन अयोग व वर्ण कितने होते हैं, ना व्यंजन पूछे ना स्वर पूछे, तो हमें कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। तो ये हमारा जो वर्गीकरण है पूरा का पूरा वर्ण विचार का, जो स्वर और व्यंजन का, ये स्वर एवं व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण है। स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण हमने वर्ण विचार की जो इससे पहले की क्लास है उसमें किया है बहुत अच्छे से। अगर नहीं देखी है आपने वो क्लास तो जरूर देखिएगा। और व्यंजन वर्ण का पूरा ये जो वर्गीकरण हमने यहाँ पे किया है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, चाहे वह रीट का एग्जाम हो या फिर बीएसटीसी का हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल सुगम संस्कृत को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इस क्लास से संबंधित जो भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम उसका समाधान करेंगे। और इसी आशा के साथ धन्यवाद।